हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डियर, कोई भी मान लो कोई आवेश है, जैसे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश है, एक तो ये हो गया। अब किसी दूसरे आवेश को आपने अभी पढ़ा है विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल के अंदर कि अगर मान लो इससे कुछ दूरी पर कोई दूसरा आवेश है, प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, और अगर ये माइनस है तो ये आकर्षण बल का अनुभव करता है। इसका मतलब इस प्लस क्यू आवेश का कोई प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें इस दूसरे आवेश को ले जाने पर वो या तो आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब वह इसके चारों ओर का वह एरिया, ये आवेश है, ये इसके चारों ओर का वह एरिया या वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिए डियर, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब किसी स्थान पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, कोई भी प्लस क्यू आवेश है, और इसके चारों ये क्या करेगा, यानी अपने चारों ओर कुछ प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसका मान लो ये इतनी दूर में विद्युत क्षेत्र है। ओके, इमेजिन किया, और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब एक टेस्ट चार्ज है मेरे पास, परीक्षण आवेश है क्यू नोट, वो मैं यानी ये इसके बाहर रहेगा तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे इसके अंदर इंटर करवाओगे तो ये देखो प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करे, अर्थात इनके बीच में, यानी ये जो प्लस क्यू है ये क्यू नोट पर एफ बल लगाएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन जिस टेस्ट चार्ज पे बल लग रहा है वो, यानी परीक्षण आवेश पर बल बटा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर मैं इस क्यू नोट का मान 1 ले लूं, क्यू नोट का मान कितना ले लूं, 1, यदि क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ई इज इक्वल टू एफ हो गया। अर्थात विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार दोबारा देखो, ये प्लस क्यू आवेश था, इसने अपना विद्युत क्षेत्र, ये इमेजिन करो, माना कि इतना इतना इसका विद्युत क्षेत्र है। एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को इस विद्युत क्षेत्र में लेके गए तो इस पर एफ बल लगा। तो देखो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल व परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो E = F अपॉन क्यू नोट। फिर अगर मान लो क्यू नोट अपन एक ले लें, 1 कूलाम ले लें, तो क्यू नोट अगर 1 कूलाम हो तो E = F हो गया। मतलब जो इस आवेश पर बल लग रहा है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस शर्त यह है कि ये 1 कूलाम यानी एकांक होना चाहिए। तो क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आई बात। अब इसका मात्रक विमा देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है बेटा इसका बल का न्यूटन और इसका कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम, या वोल्ट पर मीटर भी होता है, ध्यान रखना इसका, वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ओके, फिर E की विमा, देखो न्यूटन के लिए आप या न्यूटन की याद रखो, न्यूटन जूल इनकी विमा याद रखो ताकि जल्दी से विमा बन जाए। M1 L1 T-2 ये न्यूटन के लिए हो गई, और कूलाम के लिए क्या हो जाएगी, A1 T1। तो इसकी विमा बन गई आपकी m⁻1 L⁻1 T की पावर देखो ये ऊपर जाएगी -1 और T⁻2 पहले से थी तो T⁻3 और A⁻1। न्यूटन के लिए विमा लिखी मैंने M1 L1 T-2, कूलाम की A1 T1 होती है, तो ये हो गई M1 L1 T, ये ऊपर गया तो -1 और -2 तो -3 A⁻1। ओके, अब देखो ये एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है। इसका मतलब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो E की दिशा ज्ञात करना, E की दिशा ज्ञात करना। तो देखना बेटा, अगर मान लो धनावेश है, प्लस आवेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यतः है बाहर की ओर होगी। कहने का मतलब अपने पास कोई धनावेश है, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ होगी। त्रिज्यता बाहर की ओर मतलब अगर मान लो इसके चारों तरफ वर्तमान है तो उसकी त्रिज्या। तो अगर मैं यहाँ पे बिंदु लूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, अगर मैं यहाँ बिंदु लूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, यहाँ लूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। तो इसका मतलब कैसे ले लेंगे, यानी इस तरह से होगी। आप मान लो कि उस बिंदु को इस आवेश से मिलाने वाली रेखा के ऊपर बाहर की ओर होगी। समझ गए मेरी बात। तो ये तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की दिशा है। फिर ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी। ऋणावेश के कारण ई की दिशा है ना, ये ई की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऋणावेश के कारण ई की दिशा त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। ई की दिशा त्रिज्यतः अंदर की ओर होगी। कहने का मतलब अगर मान लो अपने पास माइनस आवेश है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मान लो माइनस आवेश है तो इसके ऊपर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश की तरफ कर देना बेटा। कैसे? इस तरह से त्रिज्यतः है अंदर की ओर। समझ गए मेरी बात? थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल समझ लो इसका। जैसे आपके पास यानी ये कैसे दिशा पूछी जाती है। सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास कोई प्लस क्यू आवेश है और मैं कहूँ कि यहाँ बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो आप क्या करोगे, इस प्लस क्यू को P से मिलाओगे और इसको मिलाने वाली रेखा पर अगर ये प्लस आवेश है तो आप कहोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर इधर होगी। अगर मैं प्लस की जगह माइनस आवेश दे देता तो इस ई की दिशा अंदर की ओर इस आवेश की तरफ ही हो जाती। तो ये याद रखना कि प्लस आवेश है तो तीव्रता की दिशा दूर, प्लस आवेश से दूर की ओर, और माइनस आवेश है तो तीव्रता की दिशा आवेश की तरफ ही कर देना। समझ में आई बात? देखो अब है विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, यानी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश स्थित है तो उस पर कितना बल लगेगा। ध्यान देना, अभी अपने पास ई का सूत्र क्या आया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आया F/Q0। तो ये बताओ अब F इजिकल टू क्या आ जाएगा, F इजिकल टू Q0/E। समझ गए मेरी बात? ये बल हो जाएगा। अब इस बल की दिशा बतानी है, तो बल की दिशा देखो, अगर मान लो आपके पास एक नंबर है, यदि आपके पास धनावेश है तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र को अपन ऐसे रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। अगर ये इसको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं जो आगे पढ़ोगे, और ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होती है तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और ये तीर के निशान है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इंगित कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास प्लस Q0 आवेश है। ठीक है, प्लस Q0 आवेश है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, यानी F इजिकल टू Q0E होगा, लेकिन बल की दिशा, इस बल की दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है ना, और ये हो गया F इजिकल टू QE। थोड़ा सा दूर ले लो, साफ दिखाई। ये E की दिशा है और इस E में ये प्लस Q आवेश है, तो इस पर F इजिकल टू लगेगा Q0E वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे, यानी E की दिशा और F की दिशा दोनों एक ही तरफ है, तो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, धनावेश पर यानी किस में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित धनावेश पर बल की दिशा, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है।
कहने का मतलब अगर प्लस आवेश है तो उस पर बल है वो जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लगेगा। समझ में आ गई बात। अब दूसरी कंडीशन मैं ले रहा हूं कि अगर मान लो इसमें माइनस आवेश लेके जाऊं, अगर मान लो इसके अंदर अपन माइनस आवेश लेके जाएं विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र E में अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश लेके जाया जाए तो इस माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, तो इस पर बल लगेगा बेटा इधर F वेक्टर इज इक्वल टू हो गया माइनस का क्यू ई वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान दे ले यार, इधर F वेक्टर है और इधर E वेक्टर है, तो ये माइनस का निशान ये दर्शा रहा है कि बल की दिशा यानी F वेक्टर की दिशा E वेक्टर की दिशा के विपरीत है। तो E की दिशा इधर है तो F की दिशा इधर होगी। तो आप क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऋणावेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में होती है। क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऋणावेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको किससे डिनोट किया है, ई वेक्टर से, विपरीत दिशा में होती है। समझ गए मेरी बात। अब देखो ये बल है, इस बल के कारण ये आवेश गति करेगा। जैसे इस क्यू नोट आवेश पर है ना, क्यू नोट आवेश पर अगर बल लगा इधर है ना, विद्युत क्षेत्र इसको इधर ले जाने का प्रयास करता है, बल के कारण स्थानांतर, तो ये इधर गति करेगा। तो इसके ऊपर इस बल के कारण इस पर कितना त्वरण उत्पन्न हो गया है ना, त्वरण उत्पन्न होगा तभी तो ये गतिशील होगा, और जब ये गति करेगा तो इसका त्वरण होगा। तो इस पर कितना त्वरण होगा, तो उसका इस बल के कारण Q का त्वरण, इस बल के कारण नोट लगा के अगर त्वरण निकालना हो तो इस बल कौन सा, विद्युत बल, इस बल के कारण Q पर त्वरण, थोड़ा सा ध्यान दे ले भाई, F इजिकल टू क्यू आई है। F इजिकल टू क्या आया, परिमाण लिख लो QE, F इजिकल टू आया QE। ओके, अब देखो यहाँ पे F का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, F इजिकल टू MA पढ़ा था, इजिकल टू QE 11th क्लास में आया, F इजिकल टू MA, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अच्छा, A इजिकल टू क्या हो गया भाई, QE बाई M, तो ये इसमें त्वरण का सूत्र लग जाएगा, यानी इस त्वरण से ये प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र गति करवाएगा, और ऐसे ये त्वरण इधर होगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। बोलो समझ में आया। अब डिस्कस करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने किसी आवेश को रखा और ये भी देख लिया कि उस पर बल लगता है, फिर अपन ने ये देखा कि जब बल लगेगा तो वो गति करेगा और किस त्वरण से गति करेगा वो देख लिया अपन ने। अब अपन इसके अलग अलग, यानी विद्युत क्षेत्र में जब कोई धनावेशित कण है उसको विरामावस्था में छोड़ा जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए डियर, यानी F इजिकल टू QE होता है, तो अब F इजिकल टू MA, MA इजिकल टू QE, तो आपके पास A इजिकल टू QE बाई M, ये तो आपने पढ़ ही लिया। यानी इस त्वरण से कोई कण है वो गति करता है, इस त्वरण से, यानी धनावेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E की दिशा में सरल रेखा में गति करेगा।
कहने का मतलब जैसे आपके पास ये है समरूप विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, ई, और यहां पे कोई धनावेश है प्लस क्यू, ठीक है। तो इस प्लस क्यू का प्रारंभिक वेग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में इसका प्रारंभिक वेग u शून्य है, ठीक है। फिर ये इधर गति कर रहा है और ऐसे गति करता हुआ ये आगे जाएगा और इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है बेटा, इसका अंतिम वेग हो जाता है v, है ना, ये यहाँ जाके और इसका अंतिम वेग मान लो v हो जाता है। दोबारा देख लो, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे कोई कण रखा, तो प्रारंभ में इसका प्रारंभिक वेग शून्य था, विरामावस्था में धनावेशित कण लिया अपन ने। अब ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, बल की दिशा धनावेश पर, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, इसलिए ये सरल रेखा में इधर गति करेगा और इसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो अपन ज्ञात करेंगे कि किस वेग से ये गति करेगा, तो t समय पश्चात कण का वेग क्या हो जाएगा बताओ, t समय पश्चात कण का वेग। तो गति का पहला समीकरण ही काम में ले लो, v बराबर ut प्लस हाफ, v बराबर u प्लस एटी होता है, सॉरी, v बराबर u प्लस एटी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है डियर, 0, प्लस a की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो v आ गया आपके पास, v आ गया क्यू ई टी बाई एम, इस वेग से गति करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले कि भाई कोई धनावेशित कण है, वो समरूप विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से गति कर रहा है, तो उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा। अब t समय पश्चात कण का, है ना, वेग निकाल लिया, और अपन अब इसके बाद में t समय बाद में कण का विस्थापन देखें तो t समय पश्चात कण का विस्थापन, यानी t समय बाद में कण का, यानी कितनी दूरी पर पहुंच जाएगा, कितना विस्थापन तय कर लेगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से s बराबर सूत्र होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ या ना बोल। तो s इज इक्वल टू आ गया u का मान 0 गुणा t, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस हाफ a का मान क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो विस्थापन आ गया आपके पास s बराबर 1/2 क्यू ई टी स्क्वायर बाई एम, ये विस्थापन निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब आपको पूछ ले कि t समय बाद में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, t समय पश्चात आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। अगर बेटा आपको गतिज ऊर्जा निकालनी पड़े इसकी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी t समय बाद में इसका वेग v हो गया, तो गतिज ऊर्जा को k से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये सूत्र आपने पढ़ा है ना। तो अब 1/2 m तो है ही है, v की वैल्यू निकाल लिया आपने, v देखो यहाँ पे क्यू ई टी बाई एम, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्यू ई टी बाई एम का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोल यार। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई 1/2 m, नीचे देखो, यानी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एम से यानी एम स्क्वायर, एक एम स्क्वायर से एक एम कट गया, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आया 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये
t समय बाद में कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर ऐसे पूछ लिया t समय में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, मतलब इस कण पर विस्थापन तो हो ही रहा है, तो इस कण पर विद्युत क्षेत्र ने कितना कार्य किया, तो W बराबर सूत्र होता है, सीधी बात है, बल गुणा विस्थापन। और यहाँ पे विद्युत बल कितना लग रहा है, F इजिकल टू QE, तो QE और विस्थापन कितना हुआ इस कण का, विस्थापन ये निकाल रखा आपने 1/2 QE t² बाई m। समझ में आया कि? तो W बराबर कितना आ गया रे, 1/2 Q² E² t² बाई m। ये जब ये आवेशित यानी धनावेश को अपन विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र ने इस कण पर यानी इस आवेशित कण पर इतना कार्य किया। समझ गए? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।